नमस्ते, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। जुड़ जाइए एक बार सभी, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। आपने टाइटल देखा होगा, बड़ा शानदार टाइटल है कि आज हम आपको सेकंड ईयर की मैराथन मैराथन तो क्या महा मैराथन देने वाले हैं भाई। तो जितने भी बच्चे सेकंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं ना, कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका ओरिजिनल पेपर होता कैसा है। ये पूरा एक पेपर है, पूरा एक मॉडल टेस्ट है, ओरिजिनल पेपर है, जिसमें पूरे 75 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। आ जाइए डिटेल दे देता हूं। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का पेपर है ये। 22 अगस्त 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। ऐसे ही कुछ और पेपर भी है। इस क्लास पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको वो और पेपर भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अच्छे रिस्पॉन्स का मतलब है कि बदले में लाइक जरूर करके जाओगे, दोस्तों को शेयर जरूर करोगे, उनको भी दिखाइए क्लास। शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सीबीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर दे रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपको मैं दे चुका हूं, आज ही वीडियो अपलोड किया था, जरूर जाकर देखना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपके लिए टेस्ट भी अवेलेबल है। इस क्लास को प्लीज एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं। प्लीज अभी से लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के 75 क्वेश्चन इसी तरह का पेपर आपको और प्रोवाइड करवाऊं जल्दी से जल्दी, जितना इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। शुरू करते हैं। एक बार इस बच्चे की इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी मैं हाइड कर रखी है, तो एक बार हाइड कर देता हूं और फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, आ जाओ। पहला सवाल आपके सामने है, क्योंकि उसमें वो है ना बच्चे की डिटेल थी भाई, तो उसको तो रोकना जरूरी है। देखो सबको दिख जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना बहुत है। अब बच्चे का नाम वाम आ जाएगा नहीं तो। देखो, ट्रेड थ्योरी आपका पहला सेक्शन रहता है। 38 क्वेश्चन है इसमें। फिर 6 क्वेश्चन ड्राइंग और उसके कैलकुलेशन के आएंगे, और फिर 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आएंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय मिलता है, 2 नंबर का एक रहता है। इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो आपको दे चुका हूं, है ना, कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट के आते हैं, भाषा कैसी रहती है। आई होप कि आपने वो देख ही लिया होगा। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिखाई दे रहा है, तो आप इसको पढ़ भी पाएंगे। आंसर साथ में दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे लॉजिक के साथ कि ये उत्तर आया क्यों, हमारे लिए वही जरूरी होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इतना पर्याप्त है। जितने भी बच्चे जुड़ते जाएं प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, और कंटेंट इसी तरह का आपको देंगे। पहला सवाल शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। सेल्फ एक्साइटेड, सीरीज, संट और कंपाउंड तीनों में कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। क्या आपको पता है इनके वोल्टेज निर्माण की 4 शर्तें होती है। कौन सी गुरुजी? वो कहता है कि अगर 4 शर्तों में से एक भी पूरा नहीं कर पाया तो वोल्टेज नहीं बनाएगा, जिसमें सबसे पहला होता है कि इसकी फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। अगर फील्ड कोर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो कोई वोल्टेज नहीं बनाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड में हम फील्ड को बाहर से एक्साइट करते हैं, लेकिन इसमें स्व उत्तेजित में क्या करता है, जो फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है उसी से बनाता है। ठीक है, बाद में वो फील्ड को और एक्साइट करता जाता है और सेचुरेट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिल्ड अप द वोल्टेज। वोल्टेज निर्माण करने के लिए प्रारंभ में उस अवशिष्ट चुंबकत्व से ही फील्ड को करंट मिलती है। ठीक है ना, बिल्ड अप द वोल्टेज। अब यहां देखो, हिंदी और इंग्लिश में देखो, आर्मेचर करंट कम करें और आर्मेचर करंट कम करें, ये ऑप्शन है ना। लेकिन इंग्लिश देखो, बिल्ड अप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करे, हिंदी ये बनेगी। पेपरों में गलतियां बहुत आएगी, आराम से पढ़ना और ध्यान से उत्तर करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ लो कि जानकारी तरीके से भी दे रहा हूं, ताकि आपको सूचना भी मिलती रहे। 4 शर्तें और कौन कौन सी थी गुरजीत? पहली थी फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व हो। दूसरी कौन सी है? दूसरी है कि फील्ड का क्रांत जो प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध मान से कम हो। तीसरा है घूमने की दिशा के बीच उचित संबंध हो। मेन 3 ही शर्तें हैं। चौथा कहता है कि इनके बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए, नहीं तो
वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो यहाँ इंग्लिश का है बिल्डअप वोल्टेज, हिंदी में क्या आएगा, वोल्टेज निर्माण करने हेतु। ठीक है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में भी देखो आप टाइपिंग में एरर है तो गलतियां आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं देखो, और ये रहा सेकंड सवाल। आपको ये तो पूरी टेबल ही याद होनी चाहिए भाई। कैटेगरी एफ इंसुलेशन का एक्सेप्टेबल टेम्परेचर कितना है, किस किस को टेबल याद है बताओ, वाई से शुरू होती है ना, वाई ए ई बी एफ एच और सी, याद था क्या बताओ, कहाँ से शुरू होता है गुरुजी, 90, 105, 120, 130, 155, 180 और 200 से लेकर 250, सारे के सारे किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। अब ये एफ श्रेणी का पूछ रहा है तो एफ का 155 डिग्री होता है, ये रहा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वेरियस डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी आता है। अभी फिलहाल हमारी जो भर्ती परीक्षाएं होती है उनमें भी ये सवाल आ रहा है, कभी वो एच श्रेणी का पूछ लेता है, कभी किसी का। देखो अब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो आपका जिम्मेदारी दायित्व बन जाता है, आप एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ो, पेपर तो पास हो जाएगा, सीबीटी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, अच्छा इसका बिना ऑप्शन दिए आप कर सकते हो क्या, सवाल देखो देखे, किस किस को याद है साथ में, है ना, मुझे बताओ। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े। ओके, और एक बच्चा कह रहा है कि एनसील का आंसर की आ गया। मुझे लगता है आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हमारे, इसका मतलब भाई सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ही हमने दी थी आपको, वेबसाइट का लिंक डाल करके कहा था आंसर की आ गई है, डाउनलोड कर लो। अब सोल्व करवाइए नहीं होता, ऑब्जेक्शन जिनमें आपको लग रहा है ना उनका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दो, जो हमारा सेकंड चैनल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर डाउट वाले क्वेश्चन का आपको करवा देंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए जो बच्चे सेकंड ईयर वाले एग्जाम देने वाले हैं। यदि डीसी कंपाउंड मोटर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध खुला हुआ है, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है देखो, ठीक है ना, और ये अगर स्टार्टिंग रेजिस्टर ही बीच में से ओपन होगा तो क्या आर्मेचर का सर्किट पूरा हो पाएगा, क्योंकि आर्मेचर का सर्किट इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही तो पूरा हो रहा था ना। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही तो पूरा हो रहा है ना, तो आर्मेचर का सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, और जब आर्मेचर का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आर्मेचर के साथ मोटर स्टार्ट कैसे हो सकती है बताइए, मोटर स्टॉप्ड, मोटर रुक जाएगी, मोटर नहीं चलेगी अगर स्टार्टिंग रजिस्टर ही ओपन है तो। ठीक है ना, ये सवाल नया है, पढ़ लो इसको, ये पेपर मैं इसलिए हल करवा रहा हूँ सेकेंड ईयर वाले बच्चों, कोई नहीं देगा इतनी डिटेल, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में ये सवाल जो पिछली बार आए थे ये कुछ नए थे, जो रेगुलर आप पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन नहीं थे, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नए क्वेश्चन भी थे। भाई आपके कमेंट चल रहे हैं क्या, मेरे यहाँ तो रुक गए, एक बार बता दीजिए थोड़ा सा, और लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए प्लीज भाई, बहुत जरूरी है। विल नोट सर, ओके, यहाँ चल रहे हैं, उसमें नहीं चल रहा था, चलो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, है ना। ओके, और देखो एक चीज और बताता हूँ, जिन बच्चों को आवाज वगैरह स्लो आती है ना, तो भाई आप अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ाओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस माइक से अलग अलग डिवाइसेज में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, 10 मोबाइलों में चेक कर चुका हूँ, आवाज प्रॉपर है। आप हेडफोन ईयरफोन खुद भी लगा लीजिए, नहीं तो सवाल सुनो, यदि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का टाइम डिले रिले शुरुआत के बाद भी बंद स्थिति में रहता है तो क्या होता है। अब इस क्वेश्चन का सुनना ध्यान से, ये डीजीटी वालों की बड़ी प्रॉब्लम है। आपका जो पेपर होता है कौन सा गुरुजी, सीबीटी एग्जाम, उससे पहले निम्मी का जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ना, उसमें अभी मैंने आपको क्लास करवाई थी, उसमें लिखा हुआ था मोटर रन इन डेल्टा, ये इस बच्चे ने किया भी है क्योंकि हमने जो पढ़ा है वही तो किया है। अब आप देखो इनकी जो आंसर की है असाइनमेंट की उसमें ये दिया हुआ, लेकिन अब इन्होंने ये माना है, तो कर क्या रहे मैं बता रहा हूँ, अब ये एक्चुअल में सुधार करना शुरू कर चुके हैं, जो वास्तविक आंसर है उसी को सही मान रहे हैं। वास्तविक क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ना उसका क्लोज कंडीशन में आफ्टर स्टार्टिंग, यानी जो एनसी है ना वो एनसी ही था। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताऊं, यहां से फेज सप्लाई लेकर आ रहा है, ठीक है ना, ये स्टार कॉन्टेक्टर की क्वाइल है, डेल्टा कॉन्टेक्टर की क्वाइल है, और ये स्टार कॉन्टेक्टर की क्वाइल है, तो
तो ये टाइमर है ना आपका, पहले इधर NC है और इधर NO है। निर्धारित टाइम के बाद इसको चेंज हो करके ये NO और ये NC करना था, लेकिन वो चेंज हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है तो मोटर किस में चल रही है? स्टार में। तो मोटर स्टार में चलती रहेगी लगातार। टाइमर का काम क्या था? स्टार से डेल्टा में मोटर को कन्वर्ट करना। अब ये आपका बंद स्थिति में ही पड़ा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मोटर लगातार स्टार में चलती रहेगी। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी बन सकता है, मोटर डेल्टा में परिवर्तित नहीं होगी, मोटर डेल्टा में जाएगी ही नहीं। अब ये वास्तविक आंसर है इनका। देखो, जब आंसर की में ये देते हैं ना, तब आंसर की में आपको ये दिया था कि मोटर डेल्टा में चलेगी। अब इस बच्चे का 1 नंबर इन्होंने, 2 नंबर इन्होंने खुद ने काट लिया इनकी गलती की वजह से। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है पेपर में जो इस तरह की चीजें है ना। अब सही उत्तर करना है, कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सुधार कर लिया है अपना। ठीक, आइए अगले सवाल पर। एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है और ड्राइव वाले में से सीधा उठाया है। इस क्वेश्चन पर अपनी भी चर्चा हो चुकी है, अपन बात कर चुके हैं। स्लिप कंट्रोलर होता है। दरअसल एडी करंट क्या है? एक तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होता है ना। और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सापेक्ष गति चाहिए। सापेक्ष गति का मतलब होता है स्टेटर और रोटर के बीच में गति हो। सापेक्ष गति को ही स्लिप बोलते हैं, ध्यान रखना। एक इंडक्शन मोटर में अगर स्लिप 0 होगी तो मोटर का टॉर्क 0 होगा, ध्यान रखना। वो सिंक्रोनस मोटर ही है जो बिना स्लिप के चलती है। इंडक्शन मोटर बिना स्लिप के चल रही होगी पर उसका आउटपुट नहीं मिलता है, कोई टॉर्क नहीं होगा, रोटर लॉक हो गया, वो उसे मैग्नेटिक लॉकअप प्रणाली कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मुझे तो इधर ही खड़ा रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको ऑप्शन और वो इसी साइड से शो होंगे। फिर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला पूछ रहा है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का फॉर्मूला और डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला वो आपके कॉमन ही है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। क्या फॉर्मूला है? E बराबर फाई जेड एन पी बटे 60A। ये है क्या? थोड़ा समझ लो, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फाई का मतलब है फ्लक्स प्रति पोल वेबर में। जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, वो कहेगा आपको कि इतने आर्मेचर में वो है, मतलब स्लॉट, और प्रत्येक स्लॉट में इतने हैं चालक। तो बताइए टोटल चालक कितने हैं? मतलब 20 स्लॉट है, प्रत्येक स्लॉट में 50 चालक है, तो यहाँ आपको 1000 चालक रखने हैं। एन का मतलब है स्पीड, जनरेटर किस गति से घूम रहा था। पी का मतलब है पोल की संख्या। ए है पैरेलल पाथ, धारा के समांतर रास्तों की संख्या। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पढ़ लेना इसे। इस फॉर्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं वो। हम देख रहे हैं कि अब नया क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया उन्होंने, तो नया क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया तो चेंजेस तो करेंगे। भूल जाओ अब थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ भाई, बिल्कुल 75 के 75 क्वेश्चन करवाऊंगा राकेश, बट आपसे बदले में एक लाइक मांगूंगा, एक शेयर भी मांगूंगा। प्लीज इस क्लास को शेयर कर दो यार। आपके आईटीआई का जो सर्किल है, कहाँ से हो आप, किस आईटीआई से कर रहे हो, थोड़ा वो भी बता दो और उस ग्रुप में डाल दो। डालने का मतलब है 2-4 दोस्तों को भी चैनल बताना है। हमें 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है और उसके लिए आपकी मदद चाहिए हमें। सवाल क्या करे? डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग, तरंग वाइंडिंग को इंग्लिश में वेव वाइंडिंग बोलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद सबको याद भी होगा। हमारे कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बिना देखे बोलेंगे कि ये ऑप्शन सही करो। हाई वोल्टेज के लिए होता है, हाई वोल्टेज के साथ लो करंट हो जाता है। अगर हम उल्टे ऑप्शन की तरफ जाएं, हाई करंट और लो वोल्टेज, इसके लिए आपका होगा लैप वाइंडिंग। देखो, अब एग्जामिनर महोदय कुछ चीजें बदलने लग गए हैं, सेम टू सेम नहीं आ रही है। इस पेपर को देख के मैंने अनुभव किया है, नई चीजें आ रही है। तो हाई करंट और लो वोल्टेज का हो सकता है, इस बार लैप वाइंडिंग के बारे में पूछ बैठे वो आपसे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल, 4 पोल डीसी जनरेटर ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होंगे? 2 बातें बताता हूं, ध्यान रखना। जनरली बच्चों ने क्या कर रखा है, रट रखा है, लेकिन मैं आपको आज याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनना। ये वाली बात कोई नहीं बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड ईयर पास कर रहे हो, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, कंसेप्ट को क्लियर करो। लैप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या पोल इंटू प्लेक्स के बराबर होती है और वेव वाइंडिंग में 2 इंटू प्लेक्स के बराबर होती है।
यहाँ पर देखो पोल कितने हैं, 4। वाइंडिंग कौन सी है, ड्यूप्लेक्स, तो ड्यूप्लेक्स में 2, सिंप्लेक्स में 1, ड्यूप्लेक्स में 2, ट्रिप्लेक्स में 3, क्वाड्रप्लेक्स में 4 से गुणा करना होता है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 8। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। मान लीजिए इस सवाल में मैं एक चेंजेस करवा देता, लेप की जगह अब की बार एग्जामिनर वेव कर दे। मान लो आपके एग्जामिनर महोदय ज्यादा क्वेश्चन को नहीं बदलेंगे, अगर वो कुछ करना चाहेंगे थोड़ा बहुत तो इतना इस बार कर सकते हैं, क्योंकि अब बदलाव कर रहे हैं वो हमने ऑब्जर्व किया है। अब आपकी आईटीआई जो है ना वो टफ होने वाली है पास होने में थोड़ी सी, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ वेव कर दे तब आपको क्या करना है, 2 × 2 करना है और उत्तर कितना आएगा, 4। अब आपको पोल पर नजर नहीं डालनी है, पोल कितने हैं डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखेगा पोल कितने हैं, ठीक है ना। तो दोनों को याद रखना भाई। इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो, ये चीजें काम आने वाली है, लाइफलाइन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो अपना जो बार बार आपको करवाया है ये सेम आया है, मान लो इसने आपका एक तरह से साथ दिया है, ठीक है। देखो पूरी लाइव क्लास चलेगी और मैं आज एक एक चीज ये भी देखूंगा कि कितने बच्चे बीच में आते हैं और कितने ऐसे हैं जो लाइक धन्यवाद करके जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, और ये कुछ बच्चे हैं जो बीच में सवाल करते हैं, यार पर्सनल बातें मेरे पास भी बहुत है और मैं आपको जवाब भी दे सकता हूँ। ये यस गुर्जर कह रहा है कि रेलवे में आज रिफॉर्म के लिए ट्वीट किया गया था, आपकी क्या राय है। देखो भाई, ट्वीट करवाया किसने, हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो देवें। हमारे राजस्थान में कोटिले क्लासेज के पिंडिल सर है, तो वो जब भी कोई स्टेप लेते हैं ना हमें कम से कम 24 घंटे पहले वो बताते हैं। तो हमें टाइम तो चाहिए ना, हम वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन कब दें। तो मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। ये स्टेप जिन्होंने उठाया है उनको बहुत धन्यवाद है कि आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन हमें कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दे दो, तो हम भी बना देंगे वीडियो। इतना ही कहना चाहूंगा बाबू, और बीच में टाइम खराब मत कर प्लीज, अगर जाना है तो चले जाओ। अगले सब देखो बहुत सिंपल है, वैसे तो 6 डायोड जुड़े हुए हैं लेकिन सारा का सारा SCR है, इसलिए इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है ना। SCR है और ये बार बार आ रहा है अपना, वही वाला है जो अपन ने पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन अपना पढ़ा हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, नया क्वेश्चन नहीं है, ये अपना पढ़ा हुआ है, वही वाला है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और ये बार बार आ रहा है। वैसे अगर डिटेल से पूरा है ना तो आपको करना है 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। आ जाओ अगले सवाल पर। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड डिस्क के अलावा जो फैक्स मशीन होती है उसमें भी इस मोटर का इस्तेमाल होता है और इसका नाम है स्टेपर मोटर। सबसे बड़ी खास बात है इस मोटर की कि ये स्टेप में गति करती है और वो स्टेप एंगल निकाले जाते हैं, ठीक है। स्टेप एंगल निकलता है 360 डिग्री में स्टेप्स का भाग देकर, कि एक चक्कर पूरा करने में मोटर मान लीजिए कि 200 स्टेप्स लेती है, तो 360 डिग्री में 200 का भाग दो, प्रत्येक स्टेप का एंगल आ जाएगा हमारे पास, है ना। कितना आएगा, एक 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 यहाँ जाएगा तो लगभग आपका 36 का 2 करेंगे तो कितना आता है, 1.8 के आसपास आया क्या। तो 1.8 डिग्री इसका स्टेप एंगल हो गया, ये बनेगा इसका सवाल, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक डायग्राम दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस सर्किट का नाम क्या है। हिंदी और इंग्लिश में है तो 2 बार आता है ये। जी सुब्रता मंडल कह रहे हैं कि लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थैंक यू ब्रो, बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्लास को शेयर करो प्लीज। कहाँ तक, IIT वाले बच्चों तक पहुंचानी है इस क्लास को। देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा। क्या चीज है गुरुजी, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ लोड के रूप में क्या लिया हुआ है, मोटर लिया हुआ है। यहाँ पर क्या लगा रखा है, SCR, वैसे तो इसने लिख कर दे रखा, नहीं तो हम खुद ही पहचान जाते। डायोड की आकृति गेट नाम का सिरा है, यानी SCR की ट्रिगरिंग कर रहे हैं और एक मोटर लगा रखी है। SCR किस मोटर के लिए लगता है, तो आजकल DC मोटरें और यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम थायरिस्टर का इस्तेमाल करते आए हैं, और थायरिस्टर जो है वो SCR और ट्रैक थायरिस्टर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। क्या उत्तर आएगा, ए ऑप्शन आएगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण किया जा रहा है
थायरिस्टर यानी SCR के थ्रू। SCR का हम उपयोग ही यही बताते आ रहे हैं बार बार। ठीक है, नेक्स्ट 12वां सवाल देखो, और ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने पढ़ा है, मतलब ये दोबारा आया है अपने लिए एक तरह से, इसमें ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लास ए एम्पलीफायर का लाभ पूछ रहा है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक का लाभ जो होता है वो हमारे लिए एक हानि और एक लाभ दोनों को मिला करके एक कर देता है। प्लीज लाइक कर दो, बिना लाइक किए क्लास नहीं देखनी। मैं अभी देख करके आया हूं, आपने अभी तक इसको क्लास को आगे बढ़ाया ही नहीं है। कैसे आगे बढ़ेगी बताओ, क्वेश्चन बहुत है करने वाले। ठीक है, तो देखो, क्लास ए एम्पलीफायर में विकृति सबसे कम होती है। विकृति कम होने के लिए नुकसान क्या हो गया, दक्षता भी कम होती है। ठीक है, एम्पलीफायरों के सभी प्रकारों में यही खास बात होती है, तो हमारे लिए ये चीज बड़ी बन जाती है, तो ध्यान रख लेना। जो हमारा क्लास सी है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है, यानी अधिकतम दक्षता और अधिकतम विरूपण होता है। विरूपण का मतलब होता है आउटपुट की जो वेव फॉर्म होती है ना, वो हमें एज इट इज मिल जाती है, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्लिपिंग देखने को हमें नहीं मिलता है। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्ट्रेसिस मोटर क्यों उपयुक्त है? अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला सवाल तो ये है कि साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के लिए कौन सी मोटर इस्तेमाल करते हैं, ये आजकल रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आ रहा है, तो उसको पढ़ो आप। तो ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्ट्रेसिस मोटर है, याद रह जाएगा। सेकंड सवाल है कि इसको क्यों लिया हमने, तो दरअसल इसका जो रोटर है ना, वो कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है ना, कठोर क्रोमियम स्टील का रोटर बना होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि इसमें एक है ना, चलते समय शोर उत्पन्न होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक हम, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय हमिंग ध्वनि। ये तभी होती है जब कोर लेमिनेटेड हो, ये ठोस है, कोई लेमिनेटेड नहीं है, इसलिए कोई मैग्नेटिक हमिंग नहीं होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉइसलेस ऑपरेशन, शोर रहित प्रचालन होता है इस मोटर का, ताकि जो आवाज रिकॉर्डिंग हो उसमें मोटर का कोई साउंड ना आए। मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्री भी इस मोटर को कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। सवाल अगला, एसी मोटर में लंबी कोर्ड वाइंडिंग उपयोग न करने का कारण क्या है? पिच के हिसाब से हमारी वाइंडिंग तीन तरह की होती है, एक को बोलते हैं शॉर्ट पिच। अब शॉर्ट पिच बोल दो या शॉर्ट कोर्डेड बोल दो, एक ही बात है। एक को बोलते हैं फुल पिच और एक को बोलते हैं लॉन्ग पिच। एग्जाम्पल का क्या है, पिच के अनुसार गणना की जाती है। मान लीजिएगा 24 रोट और 4 पोल की मोटर है, तो पिच कितनी आई? 6। हम 5 या 7 मानते हुए करेंगे, क्योंकि पिच लेते हैं विषम, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही लेते हैं, लॉन्ग पिच नहीं। इसके पीछे ये है कि लंबाई बढ़ने से क्या होता है कि आपको ज्यादा तार की जरूरत पड़ती है, और लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाइंडिंग में उसमें हानि बहुत होती है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, ज्यादा तारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये अपन क्लास में भी पढ़ चुके थे। दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? देखो, अगर बिना देखे कहने की बात आ जाए ना, तो गेट, ड्रेन और सोर्स नाम के सिरे हैं, तो ये होते हैं हमारे JFET में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, या फिर मोसफेट बोल देना। मोसफेट नहीं तो IGBT बोल देना, सॉरी IGFET, एक ही बात है। मतलब FET के सिरे होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पूरा नाम होता है, और इसके सिरे होते हैं गेट, एनोड, गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, अब बात आती है कि ये होता है दो तरह का, N चैनल और P चैनल। तो फिर आपको तीर के निशान से ध्यान रखना है भाई, तीर का निशान अगर अंदर की तरफ होना तो वो N चैनल होता है, और अगर बाहर की तरफ हो तो वो P चैनल होता है। ठीक है जी सर, किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है, प्लीज कर दिया शेयर क्या आपने? क्लास शेयर जरूर करते रहना भाई। नाइट वाली क्लासेज बेरोजगार भाई, अब आपको इतनी क्लासेज दी हुई है कि जरूरत ही नहीं है, एक बार वो जो 95 क्लास हुई है ना उनको पढ़ लो। अभी जुलाई महीने में IT वाले बच्चों के एग्जाम है, इनकी IT पास तो करवाएं, फिर ये भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे। रेगुलर क्लासेस वो भी होती रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बाद में पेपर का सॉल्यूशन करवाना, कौन से पेपर का भाई? एनसीएल पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, डाउट वाले क्वेश्चन बताऊंगा, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब करके रखो, और डाउट वाले क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज कर रखो। सवाल, एसी रूम में इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगती है? शॉर्ट में बोलते हैं SMF बैटरी,
और आज ही एक सवाल है और बच्चे ने गलत भी कर रखा है, वो एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड की आज आंसर की आई थी, उसको डाउनलोड किया, आज ही उसमें गलती देखने को मिली। एसी वाला जो रूम होता है ना, उसमें सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी काम में लेते हैं, यूज एंड थ्रो वाली बात होती है, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी, ऊपर से कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना, सूखी बैटरी है, बार बार चार्ज करते रहो, यूज करते रहो, चार्ज करते रहो, यूज करते रहो, जैसे ही चार्ज होना बंद होता है फेंक दो, बात खत्म। 6 महीने चलती है ये, इसमें ज्यादा कोई मार्जिन नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर देखो, स्टार्टर वाइंडिंग को शॉर्ट और ओपन फॉल्ट जांच करनी है, ये स्टार्टर नहीं, दरअसल थोड़ा इनका गलत है, स्टार्टर की जगह स्टेटर लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। स्टेटर होता है एसी का, और आर्मेचर शब्द जब भी आ जाए ना तो आर्मेचर होता है डीसी का। ग्राउलर होते हैं हमारे दो तरह के, एक को बोलते हैं आंतरिक, एक को बोलते हैं बाहरी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, दो ग्राउलर होते हैं। एसी स्टेटर के लिए इंटरनल ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर का इस्तेमाल डीसी आर्मेचर के लिए करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। लगातार कितना बोलूं यार, थक जाऊंगा, लेकिन बातें खत्म नहीं होगी, कंटेंट ऐसा ही है। थ्योरी में तो खूब अनुभव है, कहीं हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा। अगला सवाल देखो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये डीसी की कौन सी मोटर है। अब एक तो मैं आपको बात बताऊं, अच्छा है, कंपाउंड मोटर की इसने ऑप्शन ही दो ही दिए हैं, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे निकल गए। कंपाउंड कैसे है गुरुजी, देखो दोनों वाइंडिंग है, वैसे पहचान करने के तरीके हैं, A1 A2 आर्मेचर के सिरे होते हैं, E1 E2 संट के सिरे होते हैं, और D1 D2 सीरीज फील्ड के टर्मिनल होते हैं। अब देखो, संट फील्ड केवल आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है, जब संट फील्ड अकेले आर्मेचर के साथ समांतर में हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट संट बोलते हैं। अगर ये वाली तार यहां ना जुड़ करके यहां जुड़ जाती तो ये लॉन्ग संट कहलाता। बताओ बात समझ में आई क्या, यानी बिना ऑप्शन दिए भी आप जो है वो क्वेश्चन को हल कर सकते थे, ठीक है ना। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन है, शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। अगर अब की बार एग्जामिनर थोड़ी बहुत कलाकारी करें और इस वाली तार को यहां जोड़ दें तो वो लॉन्ग संट बन जाएगी, और आप उसको जो है वो अच्छे से याद रख लेना भाई। नेक्स्ट देखो, एक कैलकुलेशन करनी है, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखवाऊंगा, जिस जिसको लिखना है लिख लो, याद करना है याद कर लेना, और क्लास लाइक करके दोस्तों तक शेयर करके पहुंचा दो भाई। ये मेरे इतना लैग क्यों चल रहा है, क्लास आपके यहाँ भी इतना ही चल रहा है क्या। देखो फिर क्या पूछ रहा है, 2 पोल 24 स्लॉट 12 क्वाइल 3 फेज मोटर में प्रति फेज प्रति जोड़ा क्वाइल की संख्या बताइए। ये हिंदी में फेज गोचरण लिखा हुआ है। सवाल क्या पूछ रहा है, आपको समझ में आया। ये पूछ रहा है क्वाइल की संख्या प्रति फेज प्रति पेयर ऑफ पोल, पोल के जोड़े में पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टोटल क्वाइल, यानी कुल क्वाइल की संख्या कितनी है बटे फेज इनटू पोल, नहीं, ये प्रति पोल प्रति फेज जब निकालना होता ना तब बनता, अब ये प्रति पोल प्रति फेज की जगह प्रति पेयर ऑफ पोल करना है आपको। तो टोटल क्वाइल कितनी है, यहां पर इसने लिख करके दे रखी है 12, फेज कितना है, ये रहा 3 फेज, पोल के जोड़े कितने बनेंगे बताओ, कैलकुलेशन करके याद रह रहा है क्या किसी को। पोल है कितने, 2, 2 पोल का जोड़ा कितना बनेगा 1, यानी 12/3 करना है, उत्तर आएगा 4। ये रहा आपका ऑप्शन। बताओ सवाल समझ में आया क्या। ये क्वेश्चन फिर आ सकता है, इसकी जगह वो एग्जामिनर कंफ्यूज करके आपको 4 पोल दे सकता है, वो 6 पोल दे सकता है, वो आपको 8 पोल दे सकता है, ठीक है ना। चलो मैं ही दे देता हूं, मान लीजिए पोल की संख्या 2 की जगह 6 है, अब उत्तर बताना कितना आएगा, 12/3 इंटू 3, 12/9 उत्तर बनेगा आपका। अब तो उत्तर कितना आएगा 4/3, कितना उत्तर आएगा 4/3 आएगा, एक अपूर्णांक आएगा, ठीक है ना। सवाल को क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लो, कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि अगर आंकड़ा बदल दे तो भी हमें चिंता करने की जरूरत ना हो, ऐसी कंसेप्ट क्लियर कर लो, और ऐसी कंसेप्ट हम आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक। सवाल सुनिए अगला, वो कह रहा है कि आपको चित्र में एक अल्टरनेटर की टेस्टिंग दिखाई गई है, और ये टेस्टिंग जो है वो है कौन सी हमें
बता दीजिए। अब इस टेस्टिंग में एक खास बात देखो, क्या गुरुजी, आर वाई बी और न्यूट्रल, तो ये तीनों के तीनों किसके है? स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनल है। किसके है? स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनल। F1 F2 तो ये दोनों किसके हो गए? रोटर की फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल। ठीक, और हम सीरीज में एक टेस्ट लैंप लगा करके क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग लैंप से कंटिन्यूटी जांच। टेस्टिंग लैंप से कंटिन्यूटी टेस्ट किसकी? फील्ड वाइंडिंग की। ऑप्शन ढूंढो। एग्जामिनर सर ने हमें क्या क्या ऑप्शन दिए? पहला ही ऑप्शन दे दिया, कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग की कंटिन्यूटी जांच करना। इंसुलेशन टेस्ट बिटवीन मेन वाइंडिंग और फ्रेम, ये वाला ऑप्शन आपका तब होता जब ये न्यूट्रल वाला सिरा फ्रेम यानी बॉडी पर लगा रहता या ग्राउंड पर लगा रहता, और ये वाला आपका आर वाई और बी तीनों में से किसी एक पर लगा रहता, तो मेन वाइंडिंग और फ्रेम के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध। चलिए मेरा सेकंड सवाल आपसे है, अच्छा इंसुलेशन प्रतिरोध किसको मानते हो आप? एक मध्यम प्रकार की मशीनें, एक अल्टरनेटर, एक ट्रांसफार्मर, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए जिसे हम उचित मानते हैं? और उसके बाद में स्पीड टाइप वाले का आंसर कर दो। और बढ़िया चल रही है क्लास, मुझे लगता है मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन सिंपल है और आएगा भी आपको समझ में, है ना? देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, डोपिंग किसकी करते हैं? तो याद है क्या? तीन संयोजकता की डोपिंग करते हैं। किसकी? तीन संयोजकता की। और तीन संयोजकता वाले आपको नाम याद रखने, इंडियम, गैलियम, बोरोन। लेकिन अगर इस बार एग्जामिनर सर आपसे एन टाइप के बारे में पूछ ले तो पांच संयोजकता की अशुद्धियां मिलाते हैं। और पांच संयोजकता की अशुद्धियां कौन कौन सी है? एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस। ठीक, फटाफट से अपने इस क्वेश्चन का आंसर को देखो भाई। ये जितने भी फालतू कमेंट कर रहे हैं ना, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, तो प्लीज मैं इन कमेंटों को नहीं देखने वाला हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, क्लास बीच में रह जाती है। आपको इन क्वेश्चन से संबंधित उत्तर करना है तो कमेंट करो। क्लास जरूरत वाली लग रही है तो देखो, नहीं तो भाई स्किप करके चले जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, वीडियो को डिसलाइक करके जाओगे तो चले जाओ प्लीज। बाकी बच्चों को तो आराम से पढ़ने दो, मुझे भी कमेंट साफ सुथरे दिखते रहे, ताकि ये रहे कि हाँ जरूरत वाला कमेंट आ रहा है, देखूं तो सही क्या आ रहा है। बीच में तुम्हारे ऐसे कमेंट आते हैं कि जो बच्चा सवाल पूछ रहा होता है वो और चले जाते हैं। तो यहाँ बोरोन आएगा, इंडियम, गैलियम, बोरोन वो सारे करने हैं। फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक ये सारे के सारे एन टाइप पदार्थ बनाने के लिए होते हैं। हाँ, वो मेजोरिटी माइनॉरिटी का आ जाए तो वो ध्यान रख लेना फिर, है ना? तो पी टाइप में होल्स जो होते हैं वो बहुसंख्यक वाहक होते हैं। बहुसंख्यक को इंग्लिश में मेजोरिटी बोलते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी होते हैं। तो थोड़ा मान लेते हैं कि एग्जामिनर कभी कभार दे दे क्वेश्चन, तो इनको भी साथ में याद रख लेना। अगले सवाल पर आइए। वाइंडिंग में पोल पिच की गणना कैसे करते हैं? बिना ऑप्शन दिखाए भी तो पूछ ही सकता था ना। अभी क्लास अपने आगे हुआ तो सवाल करना ही था। ओके, दीपक क्या कह रहा है? 21वां दोबारा कराओ? कौन सा था रे 21वां? अच्छा ये तो यही है 21वां। तो अरे इसमें क्या दोबारा बताना है भाई? सुन लो दोबारा। पी टाइप पदार्थ बनाने के लिए डोपिंग करते हैं तीन संयोजकता की। तीन संयोजक पदार्थ कौन कौन से है? एक तो है इंडियम, दूसरा है गैलियम, और तीसरा है बोरोन। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है एल्यूमिनियम, पर वो करने की जरूरत नहीं है। और जो पी टाइप का पदार्थ बनता है इसमें होल्स होते हैं बहुसंख्यक वाहक, यानी ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना? और फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं इसमें अल्पसंख्यक वाहक, मतलब कम संख्या में। इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं है। और एन टाइप का साथ में बताया था वो याद रख लेना। पोल पिच का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो पोल पिच में फॉर्मूले में अगर शॉर्ट में याद रखना है तो याद रखो स्लोट बटे पोल। हिंदी में स्लोट को बोलते हैं खांचे, ठीक है ना? और पोल को बोलते हैं ध्रुव। तो खांचे बटे ध्रुव कर देना, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना?
ओके, फील्ड कम होने से स्पीड क्यों बढ़ती है? यार इन चीजों को अभी छोड़ दो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता। अरे भाई, गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, फ्लक्स कम होगा तो गति बढ़ेगी, फिर लॉजिक है। टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती है, फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ता है, गति घटती है, इसीलिए तो ग्राफ नीचे आता है। ये समझने के लिए आपको साल भर आईटीआई जाना चाहिए था। इसका मतलब यही है कि आईटीआई गए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब ये देखो, मैं कई बार बोलता हूँ ना कि अगर किस्मत साथ देती है तो एक ही सवाल आपके पेपर में 2 बार आ जाता है। यही है वो क्वेश्चन 2 बार। आपसे सवाल पूछ रहा है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 2 पोल है, बताइए अल्टरनेटर की गति कितनी होगी। और आगे इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला पूछ रहा है। यही सेम फॉर्मूला यहां लगाना है, वही सेम फॉर्मूला वहां लगाना है। तो गति के लिए फॉर्मूला क्या है? F इंटू 120 बटा पोल। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। पोल कितने हैं? F इंटू 120। पोल कितने हैं? 2। आंसर मिलान करना 3000 आरपीएम आएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और है। मेरा सवाल आपसे एक और है, आप इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे आरपीएस में दीजिए, तब पता लगेगा आपकी असली तैयारी का। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे आरपीएस में दीजिए। मैं बता दूंगा आपको, फॉर्मूला मैं लिख कर दे दूंगा, आप करते रहना। ठीक। हाँ, उत्तर तो मिल रहा है, कंसेप्ट देखनी है हमें। तो जब एन ये सिंक्रोनस गति आरपीएस में निकालनी हो तो एफ इंटू 2 बटा पोल होता है। 120 जहां जहां लगा रहे थे वहां 2 लिखना शुरू कर देना, आरपीएस आ जाएगा। और इसको आगे याद रखना, वो आएगा सेम। फॉर्मूला पूछेगा सिंक्रोनस गति का, तब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आपको याद भी करना होगा। कितना आ रहा है उस समय? 50 आरपीएस आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या काम है भाई? सीक्वेंशियल कंट्रोल। कौन करवाता है? टाइमर ही तो कराता है। मोटर पहले स्टार में चलती है और फिर निर्धारित समय के बाद ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। 30 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद जो टाइम हमने कर रखा है, तो वो किसका काम है? टाइमर बहुत होते हैं, ऑन डिले टाइमर होते हैं, ऑफ डिले टाइमर भी होते हैं, बाईपास टाइमर भी होते हैं। अभी जैसे अपने प्लांट में बड़ी मोटरें हैं, तो उन मोटरों में ना शुरू में ओवरलोड नहीं आ जाए, इसके लिए एक कॉन्टेक्टर लगा करके रखते हैं, जो उसको ओवरलोड को बाईपास करके रखता है 15 सेकंड के आसपास। तो उस कॉन्टेक्टर के लिए भी एक टाइमर लगता है, 15 सेकंड बाद उस कॉन्टेक्टर को ड्रॉप करा दे, ताकि ओवरलोड सर्किट में आ जाए 15 सेकंड बाद। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, चेंज ओवर स्टार टू डेल्टा। अब देखो, फिर घूम फिर करके वही बात आ गई। टाइमर खराब है, तभी तो मोटर स्टार्ट से डेल्टा में चली नहीं थी, केवल स्टार में चलती रही। मतलब कि सवाल वही चीजें घूम फिर करके। देखो भाई, डीसी जनरेटर का ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मल है। उभरा हुआ भाग है कम्यूटेटर का, ये मान लीजिए सेम टू सेम। चलो इधर तो आपको अंगूठी दिख रही होगी, है ना, ये वाला दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कम्यूटेटर के सेगमेंट है, इनके बीच में ये भरी हुई है माइका यानी अब्रक, तो ये उभरा हुआ भाग है, तो इसको बोलते हैं राइजर। राइज का मतलब उठना ही होता है, पूरा नाम होता है कम्यूटेटर राइजर। तो इसका क्या नाम है? कम्यूटेटर राइजर। काम क्या आता है गुरुजी? तो इस पे हम चालक जोड़ते हैं, चालकों का कनेक्शन यही करते हैं, कॉपर के लग लगे होते हैं और फिर आगे लगा करके सोल्डरिंग कर देते हैं। भाई क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि ऑप्शन दिखाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, शायद मैं ज्यादा चल रहा हूँ जल्दी, क्या आपके सवाल के कमेंट जो लेट आते हैं। कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं इसको, उभरा हुआ भाग। आगे बढ़ो, 26वां सवाल देखो क्या कर रहा है। ये लो, वो आ ही गया। इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला पूछ रहा है, और पहले उधर अल्टरनेटर की गति पूछ रहा था। बताओ ऐसे याद कर पाओगे कि नहीं, है ना? और कब करोगे लाइक? बोलूंगा तभी, या बिना बोले भी कर देते हो? इस क्लास पे तो आपका पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे यार, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन करेंगे इसको जी। अभिषेक आइए, आपका भी स्वागत। ठीक है, क्या बताना है? F इंटू 120 बटा पोल होता है, लेकिन तीनों ही याद रख लो, क्या पता इस बार आपसे कुछ और ही पूछ बैठे। पोल के लिए पूछे तो F इंटू 120 बटा एन, और अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो Pn बटा 120। अब सुनो ध्यान से, अगर कहीं पर गति आरपीएस में हो, तो जहां जहां 120 दिख रहा है, वहां वहां आपको क्या करना है? 2 इस्तेमाल करना है। 120 की जगह आपको क्या लगाना है? 2 लगाना है। अगला सवाल देखो,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएफडी? आ गया ना, हमारे साइक्लो कन्वर्टर होता है ड्राइव में स्पीड कंट्रोल करने के लिए। पुराने टाइम में एएफडी होता था, बाद में इसका नाम बदलकर वीएफडी कर दिया, और आजकल इन सभी का सुधरा हुआ रूप आ गया जिसका नाम है वीएफडी। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये रहा वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है ना। और बाकी बच्चों के कमेंट जो है ना वो स्लो चल रहे हैं। देखो, आपके नाम के आगे मुकुट लगा करके नंबरिंग आनी चाहिए, इसका मतलब है कि आप जेन्युइन कमेंट कर रहे हैं, जरूरत वाला कमेंट कर रहे हैं, और टाइम पर कर रहे हैं। आपकी रैंकिंग आती है इसमें, देखो आप तो करिए कमेंट अपने सवाल का और लेकर। चित्र में दिखाए गए चिन्ह के अनुसार एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये देखो एक्स लगा रखा है क्या चीज, किसी को समझ आया? वाउंड रोटर है ये, हमारी जो स्लिपरिंग मोटर है ना उसका रोटर है ये। दो मोटरें होती है, एक मोटर का नाम है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, SCIM बोलते हैं शॉर्ट में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसका रोटर होता है केज टाइप, शॉर्ट सर्किटेड रोटर बोलते हैं। और एक है वाउंड रोटर। इंडक्शन मोटरों के रोटर दो प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस मोटर के रोटर भी दो प्रकार के होते हैं। इंडक्शन वाले का नाम है केज टाइप और वाउंड टाइप, सिंक्रोनस वाटर का नाम है सेलिएंट और सिलेंड्रिकल। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज नहीं कंपटीशन में काम आएंगे। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, दिल्ली मेट्रो की मेंटेनर की भर्ती आती है, वो सवाल पूछते हैं ऐसे। तो ये आपका रोटर है वाउंड वाला, इसमें 3 स्लिप रिंग लगती है और बाहर जाकर के रियोस्टेट से जुड़ता है स्टार्टिंग के लिए। तो ये क्या चीज है? स्लिप रिंग है। अब इस बच्चे की गलती देखो, इसने बेरिंग कर रखा है। बेरिंग 3-3 नहीं होते एक साइड कभी भी, और बेरिंग दोनों साइड लगते हैं, वो एंड कवर में लगते हैं। रोटर शाफ्ट पे दिखाने की जरूरत नहीं होती बेरिंग को, बेरिंग को रोटर शाफ्ट पर दिखाने की जरूरत नहीं होती। चलिए, हमारा इकबाल बाबू कह रहा है कि लाइक कर दिया है सर, बहुत धन्यवाद इकबाल आपको। सॉरी, कौन है? इकबाल सिंह है, ओके, थैंक यू वेरी मच डियर। अगला सवाल देखो, चित्र में दिखाए गए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है? कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? पहले तो देखो आर्मेचर दिख रहा है, दूसरा कम्यूटेटर और शाफ्ट के साथ चेक कर रहे हैं, मेगा ओम लगा रखा है, इसका मतलब ये है आपका मेगर। और मेगर से हम क्या जांच करते हैं? इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध को हिंदी में क्या बोलते हो? रोधन प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग हो रही है, ये तो कंफर्म हो गया। कहां पे? आपस में दो सेगमेंट के बीच में भी तो हो सकती थी ना। इसका शाफ्ट के साथ ग्राउंडिंग देखा जा रहा है कि कोई भी कम्यूटेटर सेगमेंट कहीं ग्राउंड तो नहीं हो रहा है, नहीं तो आर्मेचर आपका जल जाएगा, आर्मेचर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये रहा भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। मेगर दिख जाए और इंसुलेशन प्रतिरोध का ऑप्शन ही एक ही आए तो हमारे लिए इससे इजी तो क्वेश्चन क्या ही होगा, है ना। एग्जाम की डेट आ गई है, कुछ दिन स्पेशल समय बिहार के लिए भी दे दो अशोका जी, इसके लिए आई एम सो सॉरी। अब टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि आईटी वाले बच्चों के एग्जाम है, लेकिन आपको जो टॉपिक चाहिए उस पर क्लास यूट्यूब पर ऑलरेडी है मेरी, अभी की दी हुई है लेटेस्ट, डिजिटल बोर्ड फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर के एक बार देख लीजिएगा। अगले सवाल पर आइए, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? बड़ा क्लियर कट समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं मैं बताता हूँ। 3 फेज सर्किट, L1 L2 L3 सप्लाई आ गई, फिर यहाँ पर लगे हुए हैं 3 फ्यूज, ये लगा हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे जो सिंबल होता है ना, ये थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल होता है। किसका होता है? थर्मल ओवरलोड रिले। आज सुबह ही प्रैक्टिकल वाली क्लास में बताया है। सेकेंड ईयर वाले बच्चों, आपने देखा कि नहीं देखा ये बताओ। तो थर्मल ओवरलोड रिले, और उसके बाद में ये आपका मेन कॉन्टेक्टर है। इधर से देखो C2 B2 A2 मेन सप्लाई आती है, ये देखो तीनों तारें आपस में शॉर्ट कर दी, ये स्टार कॉन्टेक्टर है। ये वाला K2 है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, और ये आपका यहाँ वाला मेन कॉन्टेक्टर है, और ये ओवरलोड रिले है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसका पावर सर्किट दिखाया गया है कि तीनों फेज कैसे घूमते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये डेल्टा ड्रॉप रहता है, स्टार पिकअप रहता है। ये पिकअप रहेगा तो देखो 1 1 1, तीनों वाइंडिंग के सिरे देखो यहाँ पर शॉर्ट हो गए कि नहीं हो गए।
तो ये स्टार में चलती है मोटर। बाद में स्टार वाला ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ से शॉर्टिंग वाला पोर्शन ऊपर रह गया, बिना शॉर्ट वाले नीचे यहाँ तक ओपन हो गए ना, फिर ये डेल्टा पिकअप हो जाता है। तो इधर से देखो फेज ही मिलने शुरू हो जाते हैं मोटर को। स्टार डेल्टा का पावर सर्किट है ये, पावर सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। कंट्रोल सर्किट भी दे सकता था वो आपको, कंट्रोल सर्किट पर भी बात करेंगे। आप इतने पीछे चल रहे हो क्या? कमेंट तो टाइम टू टाइम करो। हाँ, ये है वो क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं भाई। एक तरह से यूं मान लीजिए कि यही वो हमारा सवाल है जो पढ़ा हुआ वापस आया है। क्या सवाल है? डिफ्यूजन मेथड, पॉइंट कांटेक्ट मेथड, ग्रोन मेथड, ये सब सेमीकंडक्टर के निर्माण के ऑप्शन है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑप्शन में है। अगर ट्रांजिस्टर ऑप्शन में नहीं हो, एग्जामिनर महोदय चाहें कि इस बार मैं थोड़ा बच्चों का टेस्ट लेना चाहता हूँ और इनकी जगह अगर वो डायोड शब्द दे दें, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर और डायोड एक ही बात होती है, दोनों में से कोई भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? सब के सब एक जैसे होते हैं। अगला सवाल जो क्लासेस मैंने आपको दी उनमें से है। सवाल देखो जो पढ़ रहे हैं, अब तक मैंने आपको सेकेंड ईयर वालों को 23 क्लासेस दी है, आप उन 23 क्लास को देखो, लगभग वही चीजें आ रही है। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में कौन सा सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं? तो घरों में तो एमसीबी लगता है। घर में क्या लगा रहे हैं? एमसीबी लगा रहे हैं भाई। और एमसीबी क्या आता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या है आपका? क्या चीज, क्या है एमसीबी आपका? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये रहा। ईएलसीबी, आरसीसीबी भी कहलाता है, लीकेज से बचाता है या अर्थ लीकेज होने से बचाता है, विद्युत झटका नहीं लगे उससे बचाता है, ठीक है। अगला सवाल, ये भी अपन ने क्लास में किया है, वितरण और उसमें टॉपिक में है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज का अनुपात कितना रहता है? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, अभी मैंने कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए करवाया भी था। रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्र के लिए वितरक सामान्यतः कैसा होता है? और आपको उत्तर करना है 3 फेज 4 वायर। मतलब गुरुजी, हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें 415 वोल्ट होती है, उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, एक फेज एक उपभोक्ता को और एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल अलग अलग देते हैं, ताकि लोड बैलेंस रहे ट्रांसफार्मर पर, ताकि ट्रांसफार्मर पर लोड बैलेंस रहे। 415 वोल्ट ओब्लिक 240 वोल्ट, ये रहता है रेशियो घरों में सप्लाई के लिए, आवासीय क्षेत्रों में सप्लाई के लिए। 34वां सवाल, दिखाए गए कंट्रोल पैनल सामग्री का नाम क्या है? देखो ये जो आपको दिखाया ये तो है ग्रोमेट, काम क्या है इसका? ये भी तो आता है ना, 2 सवाल आते हैं पेपर में। तो ये केबिल में, सॉरी उसमें पैनल में चूहे कीड़े इन सब से सुरक्षा करता है, ठीक है ना, पैनल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केबिल इसके अंदर से डलती है और टाइट हो जाती है। साधारण भाषा में तो हम लोग इसे ग्लैंड बोलते हैं। फील्ड में जब काम लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे, तब आपको समझ आएगा। लेकिन एक चीज सुनो या ध्यान से, कंट्रोल पैनल वाले टॉपिक में आपको जितने भी डायग्राम दिए गए हैं, एक भी डायग्राम आपका छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। डिन रेल, रेसवे, जी चैनल, वो सब पढ़ लो, ठीक है ना। केबल टाई, वो नाइलॉन वाली, वो आएगा पक्का एक क्वेश्चन। अच्छा एक ये देखो भाई, इंसुलेटरों वाले, इंसुलेटर के 3 आएंगे डायग्राम। सेकल इंसुलेटर का आएगा, सस्पेंशन इंसुलेटर का आएगा, और एक आता है उसका डिस्क इंसुलेटर का, पिन इंसुलेटर का। पक्का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपकी क्लास में होगा इंसुलेटरों से जुड़ा हुआ, याद कर लो इनको अच्छे से। क्या कह रहे हैं आपका, ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त इस इंसुलेटर का नाम क्या है? तो ये इंसुलेटर है आपका सेकल। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको 3 इंसुलेटर है, पिन, सस्पेंशन और सेकल, तीनों पढ़ लो, तीनों आ रहे हैं। आपकी शिफ्ट में ये नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा, आपकी शिफ्ट में दोनों ही नहीं आए तो तीसरा आ जाएगा। तीनों में से एक इंसुलेटर
हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, तो ये सेकल इंसुलेटर हो जाएगा आपका। पढ़ने पड़ेंगे, आपके पास नहीं है तो क्लास में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आ जाओ नीचे, टाइम टेबल दिया है, टेबल दी हुई है। क्या कह रहे हैं कि सर मैं भूल जाती हूँ पढ़, ओके पढ़ती रहती हूँ, फिर डायग्राम वाली क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, कंटिन्यूटी बनाए रखो और बाकी आप प्रैक्टिस कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर मॉडल टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल देखो, लॉजिक गेट की टेबल, बस आप तो आउटपुट देख लिया करो। मैं आपको 5-6 गेटों के आउटपुट लिखाता हूँ। सबसे पहला है ए की बार, ये नॉट गेट का है। दूसरा है ए प्लस बी, ये और गेट का है। उसके बाद में है ए इंटू बी, ये एंड गेट का है। ए प्लस बी की बार, तो ये है नॉट और यानी नोर। ए इंटू बी की बार, ये है नॉट एंड यानी नैंड गेट। इतने याद रखो भाई, कम से कम ये 5 तो जरूर याद रखो टेबल। कोई एक टेबल आपके पेपर में जरूर होगी। अब ए प्लस बी की बार है, तो ए प्लस बी और उसकी बार का मतलब हो गया नोर गेट है ये, नोट प्लस और का मिश्रण है ये, ठीक है ना। ओके, अगला सवाल देखो। बाकी आपको इस तरह के पुराने पेपर और भी बहुत सारे हैं, 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट और चारों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट ऐप में अवेलेबल हम करवा चुके हैं पहले ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और वो मॉडल टेस्ट सीरीज आप एक बार ज्वाइन जरूर करो, प्रैक्टिस करो ताकि आप चीजों को भूल नहीं जाएं। अगेन एंड अगेन चीजें पढ़ेंगे तो याद आएगा। सवाल पर आइए, अल्टरनेटर के समांतर संयोजन से पहले कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। फेज क्रम समान होना चाहिए, जैसे एक में आर वाई बी है तो दूसरे में आर वाई बी होना चाहिए। अगर अलग अलग फेजों को मिला दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दूसरा, टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए। एक अल्टरनेटर 11 केवी का है तो दूसरा 11 केवी का ही होना चाहिए। एक 11 का और एक 415 का है, टाई अप हो ही नहीं पाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तीसरा है, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी? स्पीड से आएगी, यानी गति से आएगी। जनरेटर की गति को एडजस्ट करो, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाती है, बराबर रखनी होती है, ग्रिड के बराबर। यहाँ तो अपन को एक ही ऑप्शन दिया है, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस बराबर होना चाहिए। अगर फेज क्रम अलग अलग हुआ तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या? सही चल रहा है ना सबका? चलो थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है 38वां। PWM का पूरा नाम क्या है? और ये क्लास अभी हुई थी भाई, अभी हुई थी, क्योंकि ये आपके यूपीएस वाले में से सवाल है। तो PWM का भी आ सकता है, यूपीएस का भी पूरा नाम आ सकता है, बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी का भी पूरा नाम आ सकता है। तो ये 3-4 पूरे नाम पढ़ लो। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। इसके अलावा कोई नाम फुल फॉर्म वाला एक दो और था क्या क्वेश्चन? मुझे टाइम पे याद नहीं आ रहा, आप बताओ अपने। इसमें ACSR का आ सकता है, उसमें ओवरहेड लाइन में जो तार काम में लेते हैं ना, वो वाली। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और कौन सा था? और है क्या कोई? पिल्क केबल और उसका आ सकता है, सर्किट ब्रेकर का आ सकता है। तो MCB, MCCB, RCCB, ELCB, ACB, OCB, ABCB, वो सारे याद रखना। 38 क्वेश्चन की कहानी खत्म भाई। अब शुरू हो जाएंगे 12 क्वेश्चन, 6-6 दोनों के, मेथड ड्राइंग के। आ जाओ शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क है क्या? बहुत फर्क है भाई, ये तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जब पूछ रहे हो। रेजिस्टेंस स्वाभाविक गुण है जो कि आपका यूं समझ लीजिए कि उसमें पाया जाता है। रेजिस्टिविटी होता है एक तरह से प्रतिरोधकता, जो कि कहीं ना कहीं एरिया से भी देखा जाता है। रेजिस्टेंस ओम में होता है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर में होती है। कोई बात नहीं, आगे भी बात करेंगे। सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है मेरे दोस्त, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे गुरुजी? 6 क्वेश्चन। पहला सवाल आपके सामने, a प्लस बी की स्क्वायर क्या है? ये दोनों आते हैं भाई, a माइनस बी की स्क्वायर भी लिख दो जिसको आता है। बीज गणित, इंग्लिश में जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, 101% 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के आते हैं। 6 में से 3 क्वेश्चन, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आते हैं।
वो m की पावर n वाले वो आते हैं। तो मैं वो एग्जाम्पल आपको यहीं करा दूंगा, या आप कहो तो ये अलग से भी करा दूंगा, एक ही क्लास में हो जाएंगे सारे। ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है, बस इतना ही तो है। इसका और लिख दो, बीच में अगर माइनस का निशान आ जाए तो क्या करना है, बीच में माइनस का निशान आ जाए तो क्या करना है, -2ab हो जाएगा ना, बस इतना ही तो है। हाँ, याद रख लेना। एक वो घातांक वाले आते हैं, पावर वाले, इसमें जब सवाल आएगा तो मैं करा दूंगा। ये कह रहे हैं ल्यूब्रिकेशन का पर्पज क्या है, ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है जैसे ग्रीस लगाते हैं अपन, ठीक है ना, अपने तेल भी होता है ल्यूब्रिकेंट। उसके बाद में जैसे अपन कार्बन की बात करें तो वो भी ल्यूब्रिकेंट ही होता है। ल्यूब्रिकेंट होता है जब दो चीजों के बीच घर्षण होना, उनके बीच में, जैसे बेयरिंग में ग्रीस डाल रखा है अपन ने, तो वो घर्षण को कम करने का काम करते हैं ल्यूब्रिकेशन, हमेशा घर्षण कम करने के लिए ल्यूब्रिकेशन लगाते हैं। ल्यूब्रिकेशन को हिंदी में स्नेहक बोलते हैं। स्नेहक में कौन है, जैसे बेयरिंग में ग्रीस डालते हैं, ग्रीस हो गया, तेल हो गया, और भी ल्यूब्रिकेंट बहुत आते हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो घर्षण कम करने के लिए होता है ये। मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, जो हम साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसमें प्रिंसिपल को किससे दर्शाते हैं, प्रिंसिपल को क्या ब्याज बोलते हैं ना, नहीं, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है आपका, मूल अमाउंट होती है ना, मूलधन बोलते हैं क्या हिंदी में, कोई बात नहीं। इस साधारण ब्याज वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें से आपसे एक चीज तो जरूर ही पूछी जाएगी। मैं एक एक करके दो तीन चीजें बताता हूं, पहले सुन लो। प्रिंसिपल पी से शुरू होता है, इसलिए पी से दर्शाते हैं। इंटरेस्ट आई से शुरू होता है, इसलिए इंटरेस्ट को आई से दर्शाते हैं। ये सवाल है, आपके असाइनमेंट में है, और यही आएंगे, पढ़ लो मेरे भाई। आपके इस साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक के फॉर्मूले में से एक दो चीजें होगी। तो फिर एन क्या चीज है, यहाँ पर एन टाइम को दर्शाता है, कितने वर्षों में ब्याज कितना हुआ। आर दर्शाता है रेट को, रेट यानी दर। चारों बता दिए। बताओ सवाल समझ में आया क्या? अगर आ गया ना, तो बिना लाइक वाला बटन दबाए मत भाग जाना। शेयर कर रहे हो क्या, प्लीज बता तो दो। आपका कोई ग्रुप ग्रुप है क्या, उसमें शेयर तो कर दो यार। देखो, क्लास तो आपको ही पहुंचानी पड़ेगी भाई दोस्तों तक। आप अगर नहीं पहुंचाएंगे ना, तो शायद ये क्लास उन तक ना पहुंचे। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बदले आपको थोड़ा सा हमारा सहयोग तो बनता है। एक टॉपिक था अपने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला। कौन सा? एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का एक टॉपिक था, शायद आपको याद हो तो। सवाल पूछ रहे हैं, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्रा और व्यय की गणना करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं। नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, हम एक मकान बनाना है, क्या करते हैं, आंकलन लगाते हैं भाई, एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने रुपए का खर्चा आएगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये सामान लगाना है, ये जगह इस पे ये लगाना है, इस पे ये लगाना है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नाम से अपना एक टॉपिक आता है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा हो भाई, तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में है। वैसे तो आजकल कोई मतलब नहीं रहा है का, क्योंकि पेपर लास्ट में एमसीक्यूज में ही आता है। एमसीक्यूज का जो पेपर होता है ना, वो पेपर ज्यादा बच्चे की कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाता। माइंड ग्रोथ जिसको बोलते हैं ना, वो एमसीक्यू से नहीं होता, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चनों से होता है। खैर, अभी तो हमें जितनी डिमांड है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आओ सवाल पर। यही वाला जो है ना, इस पर मैं अब सारे ही बता देता हूँ, फिर पेपरों में क्वेश्चन आएंगे। वो कह रहे हैं कि इन सब के मान का क्या होगा, तो ध्यान रखना, जब आधार समान हो, आधार होता है संख्या, जैसे मान लीजिए ए लिया हुआ है, और इन सब पे घातांक लगी हुई हो, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो, तो फाइनल उत्तर में आधार वाला तो लिख लो, और पावर को जोड़ लो। जैसे ये 3 3 6 और 2 8, ए की पावर 8 उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 3 7 2 9 और 1 10, इस पे लिखा हुआ नहीं है ना, तो एक पावर होती है, जिस पे नहीं लिखा हुआ होता है उस पे, तो ए की पावर 10 आ जाएगा। ये रहा उत्तर। लेकिन अब सुन लो ध्यान से, मैं यही करा देता हूँ वो सारा। 3 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक सवाल है, ए की पावर 2
इंटू ए की पावर 3, ये कितना आएगा? ए की पावर 2 की पावर 3, इसका उत्तर कितना आएगा? ए की पावर 3 और ए की पावर 2 भाग में है, इसका उत्तर कितना आएगा? और कौन सा था यार, अब टाइम पे याद और नहीं आ रहा। वो m इंटू एन की वो आएगा यार, घातांक वाला, ठीक है ना। जैसे यूं था a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये भी आ सकता है। तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, कि घातांक दोनों जुड़ते हैं ना, पावर दोनों जुड़ते हैं, तो m प्लस n करना है क्योंकि आधार सेम है। यहाँ देखो जैसे 3 और 2 6 है, तो एक 3 और 2 5 है, तो a की पावर 6 आएगा। लेकिन ये जब हो ना, तो यहाँ पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये a की पावर 6 आएगा। और यहाँ पावर सेम है तो ये कटेगा और a की पावर 1 आएगा। तो आपको a की पावर 1 में पावर लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ए की पावर 1 है तो आपको पावर 1 लगाना जरूरी नहीं है। चलो अगला पेपर और कराऊंगा, उसमें क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए, तो अपन वहां भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका छठा सवाल देख लो, क्या कह रहा है? विकृति की इकाई क्या है? विकृति को इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। एक टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन नाम से, प्रतिबल और विकृति। वो कहता है कि जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं ना, तो उसके अंदर से एक प्रतिबल निकल कर आता है। तो बिल्कुल हमारे वोल्टेज से बल आता है ना। कोरोना क्या है? यही तो है। इंसुलेशन किसी चीज का क्यों फेल हो जाता है? हमने बल लगाया, अंदर से भी बल निकला, स्ट्रेस आया केबल में, इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया। वो कहता है कि जब हम किसी चीज पर स्ट्रेस यानी प्रतिबल लगाते हैं ना, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है। तो दरअसल विकृति क्या चीज है? विकृति है आकार में परिवर्तन और मूल आकार का अनुपात। तो अब ये दोनों चीजें सेम होती है। जब एक राशि, दो राशियों का अनुपात हो और वो दोनों अगर सेम इकाई में हो, तो उनका कोई इकाई नहीं होती है। जैसे पावर फैक्टर क्या है? प्रतिरोध और इंपीडेंस का अनुपात है। अब प्रतिरोध भी ओम में होता है, इंपीडेंस भी ओम में होता है, इसलिए पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं है। अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है, चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं है। तो नो यूनिट आ जाएगा, डायमेंशन लेस आ जाएगा, खत्म हो गया भाई। पार्ट तीसरा शुरू कर रहा हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम है इसका। बदले में लाइक मांगूंगा, क्योंकि बहुत जोर आ रहा है। इतनी बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, कभी कंपटीशन एग्जाम वालों को कभी नहीं कराए। मैक्सिमम 30 से 35 मिनट बोल पाता हूँ, फिर थक जाता हूँ। अभी भी थक चुका हूँ, लेकिन आज पूरा करेंगे। ये कंटेंट आपको पूरा देंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस क्लास पर आप हमें रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि कम से कम 5,000 10,000 बच्चों तक तो पहुंचे। पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे बताइए? आ जाओ, सवालों से शुरू करते हैं। क्या करें? एसी एमीटर को इन सॉरी 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 एसी एमीटर को इनमें से कौन दर्शाता है? तो देखो अंदर हर्ट्ज लिखा हुआ है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर है भाई। ये क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी मीटर है। कैसे जुड़ता है? समांतर में, ठीक है। सेकंड, यही है आपका एसी एमीटर, ठीक है। एम्पीयर मीटर लिख दिया और नीचे एसी का सिंबल बना दिया, तो एम्पीयर मीटर है। अगर एसी डीसी दोनों का बना दूं, तो एसी डीसी दोनों का है। मतलब गुरुजी, अगर इतना सा सिंबल हो तो ये इंडक्शन टाइप एमीटर है, ध्यान रखना, ठीक। दोनों निशान हो तो एमआई मूविंग आयरन प्रकार का है। केवल एक ही निशान हो तो पीएमएमसी है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर है। एमीटर तीन तरह के होते हैं। ये वोल्ट मीटर का हो गया, वही एसीडीसी सबका। ये ओम मीटर का हो गया। तो ये वाले ड्राइंग में तो आपके सिंपल ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ड्राइंग का पेपर है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण है, प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सी है। अब ड्राइंग में इस सवाल का क्या मतलब है? कोई लॉजिक लग रहा है क्या? बताओ। आपके ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये बोनस ही है, यूं मान लो। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो बोनस है आपके लिए भाई। सुरक्षा तो फ्यूज ही करता है ना, सर्किट ब्रेकर करता है, रिले करता है। ज्यादा से ज्यादा 3 ऑप्शन होंगे। एक पॉकेट में आपको 2 नंबर दे दिए इसने, पास होने में सहायता कर दी। 17 क्वेश्चन सही करने 50 में से। थ्योरी, ड्राइंग और कैलकुलेशन, टोटल जो 50 क्वेश्चन है ना, 38 + 6 + 6, इन सब में से मिलाकर के 17 ही सही करने हैं बस।
आराम से पास हो जाओगे। हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से करने 9 क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 है, उसमें से 9 करने होंगे। इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, उसको जरूर देखना, आप प्ले लिस्ट में ही है। उसमें मैंने बताया है कि किसमें कितने क्वेश्चन है। वो अगला क्या रहा है, वेव फॉर्म को पहचानो। हमें एक वेव बना करके दी है और कहता है कि इस वेव फॉर्म को पहचानिए। भाई साइन वेव ऐसी है, किसको नहीं दिख रहा बताओ। आ जाओ, मैं फिर भी आपको ऑप्शन बता देता हूँ। साटूथ वेव, साटूथ वेव जब आ जाए ना, तो साटूथ वेव ऐसे बनती है, जो लगने में तो त्रिभुज की आकृति लगती है, लेकिन नहीं। साटूथ का मतलब होता है जो हमारी हेक्सा, वुडसा, टेननसा होती है ना, उनके दांते। हेक्सा का दांता देखा होगा ना, तीखा दांत, ये रहा। साइन वेव हो ही गया। स्क्वायर वेव, वर्गाकार वेव में वर्ग की आकृति बनती है, ये लो। और ट्राइएंगल वेव में, ट्राइएंगल वेव में त्रिभुज बनना चाहिए ऐसे, ये है ट्राइएंगल। गुरुजी इसको ट्राइएंगल क्यों नहीं बोला, ये दांत की आकृति ज्यादा मानते हैं। अगला सवाल, नोज प्लायर कौन सा है। देखो ये है वायर स्ट्राइपर, तार छीलने के काम आता है। ये है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर, तिरछा काट प्लायर है, जो चीजों को काटने के काम आता है। ये है आपका लॉन्ग नोज प्लायर, जिसकी लंबी नोज है। और ये है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, जो काटने, मरोड़ने, मोड़ने सब में काम आता है। नोट गेट का सिंबल इनमें से ओके, साउंड नहीं आ रहा है, रुकिए भाई रुकिए, मैं करता हूँ व्यवस्था।
सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब आवाज सही आ रही है क्या बता दीजिए, है ना। हाँ, अब बताओ सही आ रहा है सब कुछ, ओके रिपोर्ट है। आगे चलें अब वापस, हो जाता है बीच बीच में। और हाँ, वॉइस और डिस्प्ले दोनों नहीं आ रही है, नहीं अब आ रही है। अब चलो आगे देखो, वापस आते हैं सवाल पर। देखो क्या पूछ रहा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करो। एसी और डीसी दोनों के लिए पूछ रहा है, तो डीसी का यूं होता है और एसी का यूं। ये अकेले डीसी का है, ये एसी डीसी दोनों का है। ठीक है ना, अभी तो क्लास और होनी है भाई, इतने में क्या होगा। चलो ठीक है, अब शुरू हो जाता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है ना। हाँ हो जाता है बीच में वो सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं भाई, क्लास लंबी चलती है ना, तो हो जाता है। बट अब सही है, अब नहीं चलेगा, चेंज हो गए हैं, दूसरे लगा लिए हैं अपन ने। अल्टरनेट ऑप्शन रहता है। आइए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। अब हम पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक, देखो इतनी मेहनत भाग दौड़ सब कुछ, इसके पीछे आपका सपोर्ट चाहिए। आइए अगले सवाल पर। पहला सवाल शुरू हो रहा है आपके सामने, देखिएगा। एक व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करने के लिए हमेशा नए तरीके आजमाता रहता है, यानी वेस्टेज को भी यूज करने की सोच रहा है भाई। वो क्या है, एक सोच रखने वाला आदमी है, आइडिया पर्सन बोलेंगे उसे। नई नई सोचता रहता है, नए विचार आते रहते हैं कि यार इस चीज से मैं ये कर सकता हूँ, इस चीज से मैं ये कर सकता हूँ। मतलब वो क्या है, आइडिया। शुरू हो जाइए, बी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। और इसमें काफी नए क्वेश्चन है, पढ़ लेना भाई। अगर इस बार चाहते हो कि हमारा एग्जाम सही से निकले, तो इस क्लास को सही से पढ़ लीजिएगा। इश्यूज आते रहते हैं, थोड़ा बहुत बीच में आया, लेकिन आगे वापस सही चल पड़ी है क्लास, उसके लिए रोकना पड़ा, माइक चेंज किया है। तो आइए सवाल पर। जब आपकी टीम के किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए, उसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन पढ़ते ही आपको खुद समझ आ जाएगा। क्या करेंगे भाई, हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द वे टू सॉल्व इट। उसे सोल्व करने के लिए कोई रास्ता खोजेंगे कि बताओ यार अब क्या किया जाए, हो तो गया कोई बात नहीं। वे क्या करें, उस व्यक्ति को दोष देते रहो जिसने गलती की है, क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना, और उसे सुलझाने के लिए कि कोई और आएगा जी, वेट कर लेता हूँ। कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे भी आएंगे जो आपको दे जाएंगे नंबर, जैसे वो वाला सवाल था। ठीक, आ जाओ अगले सवाल पर। अरे इतने पीछे चल रहे हो क्या, कोई एक क्वेश्चन एक नंबर का आंसर कर रहा है, कोई बच्चा कह रहा है कि आ गया साउंड, इसका मतलब आप लेग चल रहे हो भाई। लाइव वाला बटन दबाओ, लाइव पे क्लिक करके चलो आगे। मुझे लगता है आप पीछे चल रहे हो। चलो प्रॉपर आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर आओ। तीसरे सवाल का आंसर करो, और मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप तीसरे क्वेश्चन पे सब नहीं आ जाओगे। नंबर लगाकर उत्तर करो, ताकि मुझे आपके कमेंट शो हो यहाँ पर, और मैं देखूं कि आपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कौन सी एप आधारित गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी समझते हो क्या, छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं को चलाते हैं। जैसे ये अपने आजकल ओला उबर मोटरसाइकिल वाले रही है, ऑटो टैक्सी वाले हो गए ये। जैसे ये फूड डिलीवरी हो गया, स्विगी जोमेटो, जितने भी है सारे, अखबार बांटने वाला काम, ये सारे के सारे। तो खैर न्यूज़पेपर वाले के पास तो ऐप नहीं होता है ना। तो ये मतलब ऐप से जिसमें आप चीज को ऑर्डर करो और अगला भाग के फट से आपके पास आ जाए, है ना, किसी के पास किसी को फोन करने की जरूरत नहीं हो। तो इसमें आपका आएगा स्विगी। जोमेटो हो तो वो भी आ जाएगा। और कौन है, स्विगी जोमेटो के अलावा एक और है ना ऐसा जिसका नाम हो, किसको याद है। जोमेटो स्विगी, कोई बात नहीं, और भी याद रख लेना, ओला उबर, ये जो टैक्सी टुक्सी वाले हैं जितने भी वो। सवाल नंबर 3 आंसर कर दिया आपने। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, एलेक्सा गूगल सीरी क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवाज आप बोलते हैं, ये लिखना, और गूगल आपको बोल करके सुना रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन फीचर बोल दीजिएगा, या वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस बोल देना, जो आवाज को पहचान लेते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब चलाया और लिखा कि चुन्नू मुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू ही आता है। छोटा कैंट, सुपर भीम, वही आते हैं।
क्या किया, सर्च किया, बोल दिया तुरंत। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस बोलते हैं इनको, ठीक है ना। जैसे पहले बैंक में चेक पढ़ने के लिए MICR होता है ना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अपने पहले OMR सीट पे एग्जाम हुआ करते थे, आजकल तो CBT है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, तो ये वही वाली टेक्नोलॉजी है, उसका आगे और इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की परिस्थितियां, परिस्थितियां मतलब कंडीशन बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट बोलते हैं ना, कि बोले यार वहां का तो इन्वायरमेंट ही खराब है। आप कैसे खान पान, रहन सहन, ये सब तरीका ना आपके आसपास से ही निर्धारित होता है, तो उसे हम पर्यावरण बोलते हैं या इन्वायरमेंट बोल दो, ठीक है। इन्वायरमेंट बोलेंगे, आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। और वहीं से ही होता है ना, देख करके कर लेते हैं। बोले फलाना आदमी ऐसा पहन रहा है मैं भी पहन लेता हूँ, फलाना आदमी ये खा रहा है मैं भी खा लेता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, ये सब क्या चीज है। मैं बेच नहीं रहा हूँ, है ना, किसी को लगे कि ले लो वाला आ रहा हो कहीं, नहीं भाई, बेच नहीं रहा हूँ, पढ़ करके बता रहा हूँ। क्या है, नेमिंग वर्ड है। एक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं, फिक्स, रिपेयर, और कोई भी जैसे मतलब काम करने की बात आती हो तो, कि ये यार फिक्स कर दो, ये रिपेयरिंग कर दो, है ना, ये क्लोज कर दो, ये बंद कर दो। जहां काम के क्रिया होने की शब्द हो, खाना पका लो, पानी दे दो, ये सब चीजें। और डिस्क्राइबिंग वर्ड, हॉट, कोल्ड, ठीक है, मतलब ठंडा, गरम, हमीड, ये सब चीजें डिस्क्राइबिंग वर्ड में आ रहे हैं। मोटा, पतला, लंबा, छोटा, तीखा, खट्टा, मीठा, ये सब आपके इसी में ही आ जाएंगे, किसमें, डिस्क्राइबिंग वर्ड में। और प्रोनाउंस क्या है, जैसे जयपुर, भोपाल, लखनऊ, तो ये सब आपके प्रोनाउंस में आएंगे, कि केवल हम इनको बोल रहे हैं, लाल किला, बाकी इनका कोई शब्द नहीं होता है। आइए सवाल पर, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति है यदि आपके पास हो, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए भाई, और सीखना चाहिए आपको, खासतौर से इस क्वेश्चन से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, कि अब सेकंड ईयर तो जैसे तैसे पास कर लोगे, कोई नहीं रोकने वाला है, 80% से भी ज्यादा नंबर आएंगे, सब पास हो जाओगे। आपको चाहिए नया सीखें और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। भाई हम साल में लगभग 9 महीने कंपटीशन एग्जाम वालों को तैयारी करवाते हैं, एप में भी देते हैं। हमें पता है कि उन बच्चों का लेवल क्या है। आपको मेहनत करनी है और कंपटीशन फाइट करना है, तो हर स्टेट में लगभग 2-3 साल बाद वैकेंसियां कहीं ना कहीं आती रहती है, उनमें फाइट करने के लिए। तो नो डाउट क्वेश्चन ए का ऑप्शन ए होगा, कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। ज्ञान में वृद्धि करते जाओ, ऐड करते जाओ, और लगातार ग्रो करते जाओ। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। भीम, यूपीआई सब करते हो, गूगल, फोन पे सब चलाते हो। बैंकिंग एप्लीकेशन, हर एक बैंक का अपना अपना सॉफ्टवेयर है, जैसे SBI का योनो है वैसे, है ना, और उनका बैंक ऑफ इंडिया का ओमनी है वैसे ही। इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम पे तुम सारे दिन क्या करते हो, रील्स बनाते हो, रील देखते हो कि बनाते हो, बनाता तो नहीं है ना कोई, चक्रों में मत पड़ना, रील वील में कुछ नहीं है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया के साधन है। ये सब के सब क्या चीज है, सोशल मीडिया के साधन है, आपका ऑनलाइन पेमेंट का नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट को हम लोग यूपीआई बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पूरा नाम होता है। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पूरा नाम होता है, उसको भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अगला सवाल, यह विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, क्या कहलाता है। भाई मेरे जो सपने हैं मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, या मैं ये पा सकता हूँ। जैसे आप सपना देख लीजिए कि मैं 95% नंबर ले आऊंगा। क्यों ले आऊंगा, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मैंने वो जरूरत वाली सारी चीजें पढ़ी है। ओके, राजेश बाबू क्या कह रहा है, अभी बंद कर दिया सर इंस्टाग्राम, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया ये तो।
देख लिया करो कभी कभार, दिमाग फ्रेश करने के लिए, वो कोई बात नहीं है। पर ऐसे नहीं कि फिर 24 घंटे वहीं बैठे रहे, अंगूठा टिका हुआ ही उसी चीज पे है ना। सीखने के लिए बहुत कुछ है, मिस यूज के लिए भी बहुत कुछ है। अभी जैसे आप यूट्यूब पर ये क्लास देख रहे हो तो कुछ सीख ही रहे हो भाई, इसमें कोई बुरा नहीं है। और सारे दिन 24 घंटे पढ़ाई में भी घुसे हुए नहीं रहना है, वो एक अलग चीज है। थोड़ा बहुत दिमाग फ्रेश करने के लिए देखते हो अलग चीज, पर इसका नहीं कि हैबिट ही लग जाए, 1 मिनट बाद फिर इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, 2 मिनट हुई फिर इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसमें बर्बाद हो जाओगे। देखो ये टाइम है, इस टाइम में अगर पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, 2 मिनट ले रहा हूँ, सॉरी, आप क्वेश्चन का आंसर कर देना। मैंने ये देखा है 2022 में पास आउट बच्चे 2024 में नौकरी कर रहे हैं, BARC में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। एक की तो ज्वाइनिंग मैं खुद करवा के आया हूँ, मैं खुद वहां गया था मुंबई। आप सोचो, जबकि 2015, 16, 2014 के पास आउट अभी तक बैठे हैं, 10-10 साल उनको होने वाले हैं, 17-18 पास आउट भी बैठे हैं। क्यों? क्या भर्तियां नहीं आई थी? वैकेंसियां तो आती है, हर साल आती है। हमने कितने वीडियोस दिए वैकेंसी पर, आप देखो। MP में विद्युत विभाग में पहले उत्पादन में कंप्लीट हुई, फिर वितरण में अभी कंप्लीट हुई, अब प्रसारण में आई हुई है, फॉर्म स्टार्ट है। तो हर स्टेट कहीं ना कहीं वैकेंसी करता ही है, आपको बस कंटिन्यूटी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो मेहनत कीजिए, सिलेक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सहकर्मी आपसे कार्य के लिए सहायता मांगता है तो आपको रिएक्शन क्या देना चाहिए? वो कह रहा है कि यार मैं इस काम में फंस गया, थोड़ा बता ना, तो बताना ही पड़ेगा। आपका को वर्कर है, क्या कहेंगे? यस जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज की जरूरत है बताइए भाई, क्या करना है। बाकी ऑप्शन पढ़ो। क्या यार तुम्हें इतना ही नहीं पता है क्या? पहले तो फटकार दिया, अब कह रहे हो कि ले तेरा काम कर देता हूँ, पूछ बोले ना। वो कह रहा है कि ईमेल भेज करके उसको बता दो कि ऐसे ऐसे कर ले, ये सब फालतू की बातें हैं। और भाई मैं तो बिजी हूँ यार, मेरे से मत पूछ, किसी और को बुला ले। खैर ऑफिसों में होता तो यही है। तीसरा ऑप्शन तो खैर वो है एकदम वर्चुअल है, काल्पनिक है तीसरा ऑप्शन। आइए अगले सवाल पर। क्या करे? कंप्यूटर या मशीन का मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को नकल करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आजकल सेम वही कर रहा है ना, तो इसे कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। इन्होंने तो लिखा नहीं हिंदी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, शॉर्ट में AI। और अब तो जमाना ही AI का है, कुछ मर्जी करवा लो। हिंदी में इसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। वैसे तो कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में ही आ गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की 4th जनरेशन में ही आ गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण है? अपना खुद का रोजगार, टीचिंग सब्जेक्ट और स्किल एज पर्सनल ट्यूटर। पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, वो आपका है ना। कंपनी में पूरे समय काम करना, नौकर हो कंपनी में भाई। टैक्सी कंपनी की मालिक के लिए ड्राइविंग करना, तो वहां पे भी एक तरह की नौकरी हो। और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो तो पैसा कहाँ मिल रहा है, रोजगार नहीं है वहां, तो बेरोजगारी हो। ए ऑप्शन रहेगा। सवाल 13वां, किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको के बारे में स्पष्ट होना चाहिए? किसके बारे में होना चाहिए भाई? बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा भाई कि मुझे इन्वेस्ट कितना करना है, हमें ग्राहक किस तरह के मिलेंगे, हमारे खर्चे कितने होंगे, हमारी अर्निंग कैसी होगी, उसमें से हम बचा कितना पाएंगे। ये सब चीजें तो प्री प्लान्ड होनी चाहिए, नहीं तो मार खा जाएंगे। अगर ये सब चीजें सोच समझ करके नहीं चलेंगे तो खोपड़ी खराब हो जाएगी, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ऑप्शन सामने है, ये रहा। निवेश के बारे में सोचो, अपेक्षित ग्राहक के बारे में सोचो, संभावित कमाई के बारे में सोचो, और उसमें से भी सेविंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल कॉपी लिखनी होगी क्या? प्लीज, मैं इस पर वीडियो दे चुका हूँ यार, इसका मतलब आपने देखा ही नहीं। 3 दिन प्रैक्टिकल चलते हैं, आपको उस प्रैक्टिकल में क्या क्या करना होता है वो मैंने बताया है, टाइम निकाल करके देखिए उसको, मैंने आपको पूरा दिया है उसमें। एक बार आप सर्च कर लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम वीक के नॉलेज, तो वो आ जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम डेट भी मैंने उसमें बताई है, एक बार सर्च करके दोबारा देख लो। नेक्स्ट देखो, यदि सहकर्मी किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गप्पे मार रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, जब दो आदमी गप्पे मार रहे हैं ऑफिस में, तो आपको ये सोचना चाहिए कि भैया वर्क प्लेस बिहेवियर नहीं है, ऑफिस में काम करने वाला व्यवहार ये नहीं है, ये अनुचित व्यवहार है। ऑफिस में गप्पे मारोगे तो काम कब पूरा होगा? फिर बॉस डांट लगाएगा, तो फिर क्या कहोगे कि नहीं सर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, नहीं सर मैं गप्पे नहीं मार रहा था, फलाना था। जैसे अपने इसी में से ही नाम ले लूं, हैं, इसमें तो कोई है ही नहीं, नाम ही उल्टे सीधे हैं सबके। नबी राइटर है एक बस।
देखो, कैरियर ग्रोथ और के लिए हमें बनाने की जरूरत है। क्या कर रहा है? फॉर कैरियर ग्रोथ, एंड कैरियर ग्रोथ रहे और सस्टेन भी रहे, भी टिका रहे। नहीं तो लेकिन ना, लोगों को एक बार चढ़ते हैं फिर वापस आ जाते हैं, नीचे टिक जाते हैं। तो वो क्या कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी के लिए न्यू स्किल, नए नए कौशल सीखने चाहिए हमें, उसमें स्थायित्व लाने के लिए, उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए। ठीक है सरकार। आइए अगले सवाल पर। कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है कि मैं वहां जाकर ये काम कर लूंगा। तो पहले तो ये देखो वहां जाऊंगा कैसे। जैसे हमारे पंजाब वाले अपने, मान लो कि मैं तो कनेडा जाना है जी, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा जी। तो वहां जाने के लिए आपको सोचना है कि मैं जाऊंगा कैसे, उसका खर्चा कितना लगेगा, फिर वहां रहूंगा कैसे, वहां मेरी अर्निंग कैसे होगी, और उसमें से मैं क्या कुछ बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा, है ना। नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि मैं तो कनेडा जाना है जी, फिर वहां देखा कि कनाडा में काम ही नहीं मिला, या ऑस्ट्रेलिया जाना है जी। आ जाओ अगले सवाल पर। जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हम नहीं जान रहे हैं तो पहली बात तो उसको छेड़ेंगे नहीं, हम एक ऐसे व्यक्ति की मदद लेंगे जिसको पहले से उसके बारे में ज्ञान हो, और उनको कहेंगे कि प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज दैम मशीन। उस मशीन का कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखेंगे और मदद के लिए पूछेंगे। बिना गए कुछ नहीं छेड़ेंगे, जैसे आप आईटीआई के वर्कशॉप में छेड़ देते हो। अक्सर हमने देखा है, खास तौर से प्राइवेट आईटीआई में, तो जो मिला जो दिखा उल्टा सीधा स्विच ऑन, ये वो तोड़ फोड़ खूब करते हैं बच्चे आईटीआई उसमें, प्रैक्टिकल की लैब में तो खास तौर से। नहीं, सीखने के उद्देश्य से रहो, और कोई सिखाने वाला मिले तो उससे सीखो, चीजें सीखा करो। अब आपको देखो, अगले सवाल पर आते हैं। जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो लीडर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आपने मिल करके एक प्रोजेक्ट बनाया और वो कामयाब नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने दे दिया, जो सुबह मैंने बताया था, और आपसे वो ब्रिज रेक्टिफायर बनानी, डायोड उल्टे जुड़े, डायोड क्षतिग्रस्त हो गए। अब क्या करना है? आपको इंक्रीज करना है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, उनको साहस देना है, हौसला अफजाई करना है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जरूर, की गलतियां कहाँ हुई, डायोड उल्टा जुड़ गया, ये क्या हुआ, तो उनसे हमें सीखना है। अगला सवाल। गुड प्रैक्टिस फॉर ग्रीन माइंडसेट। ग्रीन माइंडसेट क्या है? ग्रीन माइंडसेट यही होता है कि प्रदूषण कम करो, आप पोल्यूशन जितना हो सकता है कम करो। तो सेपरेट एंड रिसाइकिल वेस्ट, कचरे को अलग अलग करो, और उनका अगर रीयूज हो सकता है तो रिसाइकिल करो उसका। ठीक है ना। अगला सवाल। इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है? मतलब कौन सा अच्छा है कि एक टीम के रूप में, हाँ यार ये ठीक कर रहे हैं। ऑप्शन पढ़ो। पहला क्या कर रहा है? एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की सहायता के बिना सभी काम कर रहा है, टीम की कोई हेल्प नहीं ले रहा है, अकेला सब कुछ किए जा रहा है, पागल ही है वो, अकेला क्या क्या करेगा। और ये एक समूह में विचार साझा करता है और दूसरे की सुनता है, ये ठीक है। मतलब अपने विचार रखे और दूसरे क्या बोल रहे हैं उसको भी सुना, कि हाँ भाई तू भी बोल, हाँ भाई आप भी बताओ क्या करना है, आप भी बताइए क्या करना है, सबने मिलकर लिए। एक दूसरे की चर्चा किए बिना ही काम कर रहे हैं, अपने अपने मूड में लगे हुए हैं, कोई उत्तर में जा रहा है, कोई दक्षिण में जा रहा है, और दो लोग बहस कर रहे हैं और सहमत भी नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे डिबेट करते जा रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना ऐसे होगा, नहीं नहीं तुझे क्या पता, मैं बता रहा हूँ ना ऐसे होगा। क्या? ये वाली चीजें होती रहेगी। बता दो भाई फटाफट से। हो जाएगा। आ जाओ फिर अगले सवाल पर। 21वां सवाल देखो क्या करे। एक नियमित है लेकिन गेर एप आधारित गिग इकोनॉमी जॉब है। वही गेर एप बता, मतलब एप्लीकेशन नहीं बना हुआ है, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी मतलब छोटे काम है। तो ये होम कैटरिंग हो गया। घरेलू कैटरिंग का मतलब है घर से सामान बनाकर आपकी किसी चीज को बेच रहे हो, किसी ने फोन कर दिया कि यार आपके घर में, मान लो घर में लोग बनाते हैं कि यार 2 समोसे भेजना, बना करके भेज दिए। खैर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी चीज नहीं है। बाकी देखो, डोंजो, स्विगी और उबर, इन सब के ऐप बने हुए हैं, और ऐप में आपको, है ना, ऑर्डर देने होते हैं, फिर वो आता है डिलीवरी करने के लिए, आपसे ओटीपी मांगता है। अगला सवाल। अपने बॉस को संबोधित करते समय आप देखो, ये मैं बार बार बता चुका हूं, जहां डेजिग्नेशन आ जाए, पद जहां कहीं भी आ जाए, जैसे सुपरवाइजर, बॉस, कर्मचारी, हेड रिक्रूटमेंट, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, टीचर, स्टूडेंट, सीनियर, जूनियर, वो हमेशा औपचारिक होता है। हमेशा कौन सा होता है? औपचारिक होता है। औपचारिक को क्या बोलते हैं? फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल।
नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए, इनमें से कौन सी लिखनी चाहिए? देखो कवरिंग लेटर की बात कर रहा है, अंदर की बात नहीं कर रहा है। अंदर जो आप देते हैं ना कर्कुलम वीटो, सीवी, जिसको हम लोग रिज्यूम भी बोलते हैं, उसमें आपको शिक्षा, हॉबी, ये सब लिखना होता है। लेकिन ये तो कवरिंग लेटर की बात कर रहा है। कवरिंग लेटर होता है जो ऊपर वो आपका वो फाइनल बनता है ना, कि मैं इस पद के लिए अप्लाई कर रहा हूं, फिर नीचे रिज्यूम अटैच करते हैं। कवरिंग लेटर होता है ऊपर का, जिसमें सब्जेक्ट होता है, एचआर के नाम एप्लीकेशन टाइप में लिखे जाते हैं। तो उसमें आपको ये बताना होता है कि मैं जिस पद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, उसके लिए मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है और मैं उसमें क्या भूमिका निभा सकता हूँ। रीजन फॉर सुटेबल फॉर द रोल, मैं इस पद के लिए, इस भूमिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हूं, क्यों महत्वपूर्ण हूं, ये कारण आपको लिखना है, ताकि बॉस क्या करे, उस कारण को पढ़ करके इफेक्टिव हो जाए कि चलो हाँ यार ये ठीक बात है, अब इसका और देखता हूं। अगला सवाल, जब हम आवाज का उपयोग करके टाइप करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर बोलते हैं। बार बार आ गया, पहले वो एलेक्स और सीरी वो आया था, तो वो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस थी, हम बोल रहे हैं वो कैच कर रहा है, तो वो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर है। यानी एक ही सवाल दो बार आ गया यूं मान लो। और 25वां सवाल, गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग महत्वपूर्ण क्यों है? आपको जो चीज चाहिए वो सटीक लिखेंगे तो आपको एक्चुअल चीज मिलेगी। जैसे अभी मान लीजिए आप वीके नॉलेज सर्च करेंगे, बहुत वीडियो आएंगे, लेकिन आपको देखना है प्रैक्टिकल कॉपी और उसके बारे में, तो आप सर्च कीजिए ना प्रैक्टिकल एग्जाम वीके नॉलेज, वही वीडियो मिलेगा सबसे पहले, जिसमें आपको मैंने पूरा बताया कि 3 दिन क्या होता है, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, जॉब कैसे बनानी है, कॉपी कैसे लिखनी है, वाइवा कैसे देना है, प्रिंसिपल उसे एग्जामिनर सर से कैसे बात करनी है। तो सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमें एक्चुअल में जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी वहां से। बस माय डियर, 25 क्वेश्चन खत्म, टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ तक जुड़ने के लिए। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, बिना लाइक के नहीं जाना प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शेयर करना ही है, कम से कम भी 2 3 4 ग्रुप में शेयर करो। 10 सब्सक्राइबर आप एक बच्चे की वजह से बढ़ने चाहिए भाई। प्रदीप आपका, दीपक आपका, कुमकुम, आप जो भी लिख रखा है आपने नाम, बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपको ऐसे ही पेपर 3 4 पेपर और करा दूंगा, 2023 वाले करा दूंगा, 2024 के और भी करवा दूंगा। तो आपका जो पेपर जुलाई में शुरू हो रहा है सीबीटी एग्जाम, उसके लिए हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, एक से एक बढ़कर देंगे। चलो हिमांशु आपको भी बहुत धन्यवाद।